प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? चलिए बताइए। छबड़ा है, सूरतगढ़ है, गिरल है या कोटा है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रथम सुपर थर्मल पावर नहीं पूछा है, यहाँ पर है पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पूछा है। पहला सुपर क्रिटिकल है थर्मल पावर है पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि प्रथम तो ये तो सूरतगढ़ हो जाएगा। सूरतगढ़ है, ये प्रथम सुपर थर्मल है प्रोजेक्ट है। प्रथम सुपर प्रोजेक्ट है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा भी है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। और यहाँ पर आपका राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा है? सभी यहाँ पर बताए ना, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये कोटा दिया गया है ये भी यहाँ पर गलत है। अगर आपसे पूछ ले कि कोटा लिखा हुआ वह आए तो ये कोयला कोयला हो जाएगा। कोटा के अंदर तो कोयला लिखा हुआ आए तो कोटा होगा। हम्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए? चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा छबड़ा। यहाँ पर है छबड़ा आएगा। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये छबड़ा? छबड़ा है आपके 12 के अंदर। 12 में है छबड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पूर्व पश्चिम गलियारे का विस्तार है राजस्थान के कितने जिलों में है? तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम गलियारे का विस्तार है जो राजस्थान के अंदर है, तो वो कितने जिलों में है? चलिए बताइए। 5, 6, 7, 8। और एक है, एक आता है उत्तर से दक्षिणी गलियारा। एक आता है आपका उत्तर से दक्षिणी गलियारा आता है। तो इसके बारे में बात करें तो ये तो इसकी लंबाई है वो राजस्थान में 28 किलोमीटर, 29 किलोमीटर है। तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं दोस्तों? कितने जिले आते हैं इसके अंदर? चलिए बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 7 जिले आते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर है 7 जिले आते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो है 528 किलोमीटर का है। 528 किलोमीटर का है। और जो ये उत्तर दक्षिणी गलियारा है इसके अंदर कितने जिले आते हैं? चलिए बताएं। तो इसके अंदर केवल एक ही जिला आता है, वो है आपका धौलपुर। इसके अंदर एक ही जिला आता है, धौलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर आता है 7। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत संपूर्ण राजस्थान में कब की गई? चलिए बताइए। पेइंग गेस्ट योजना की जो शुरुआत की गई है संपूर्ण राजस्थान में, तो ये कब की गई है? चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत है ये 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप प्रश्न ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, कि यहाँ पर पूछा है कि पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत संपूर्ण राजस्थान में कब की गई? तो यहाँ पर इस योजना की शुरुआत संपूर्ण राजस्थान के अंदर पूछा है। तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर है कब शुरू की गई ये पूछा है। तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसकी जो संपूर्ण राजस्थान में वो 2013-14 के अंदर है इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके राज्य स्तरीय दर्जा दिए दिए जाने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
जो राज्य का स्तरीय जो दर्जा दिया गया था, राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया था, उसके काल के अनुसार उनका व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए। राज्य का राज्य पक्षी गोडाउन है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ऊंट राज्य पशु है, बास्केटबॉल राज्य खेल है। तो यहाँ पर इस बार आपसे पूछा है कि इनको काल क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है, काल क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित करना है। चलिए दोस्तों, सभी यहाँ पर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिए और जितना हो सके आपको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी है ये इसका हुआ था 1981 में, 1981 में। और राज्य पशु है इसका भी 1981 में हुआ था। फिर है खेजड़ी राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष है ये 1983 में। और यहाँ पर राज्य पुष्प की बात करें इसका भी 1983 के अंदर। फिर राज्य पशु ऊंट है इसकी बात करें 2014 के अंदर। और बास्केटबॉल राज्य खेल है ये हो गया 1948 के अंदर। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा 4 1 2 3। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए वो ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को कब मेला भरा जाता है? तो चलिए बताइए, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है इसका मेला कब भरा जाता है? चलिए बताइए यहाँ इसका क्या उत्तर आ जाएगा है? दोस्तों ये बुड्ढा जोड़ का जो मेला है ये श्री गंगानगर है, ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ जिले के अंदर है ये मेला भरता है। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ये मेला भरता है। तो ये मेला कब भरता है, कब भरता है ये मेला बताएं। ये मेला है ये श्रावण अमावस्या को भरता है, ये श्रावण अमावस्या को ये मेला भरता है। बुड्ढ जोड़ का मेला है जो श्रावण अमावस्या को भरता है। और इसका जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? इनका नाम है गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोड़ का है इसका नाम है वो किन पर रखा गया है? तो इनका नाम है ये जत्थेदार बुद्ध सिंह के नाम पर रखा गया है, जत्थेदार बुद्ध सिंह के नाम पर रखा गया है। और ये राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी इसे कहा जाता है, इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये रायसी नगर के अंदर है। कहाँ पर है? तो ये रायसी नगर में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो बताएं मोतीलाल दिवस है ये किस प्रजामंडल में मनाया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर अपने 2-3 दिन पहले भी यहाँ पर दिवस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक था यहाँ पर है कृष्णा दिवस है, कृष्णा दिवस था। एक था बीरबल दिवस है, बीरबल दिवस है। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पर विजय दिवस, कौन सा? विजय दिवस है। हम्म। तो ये मोतीलाल दिवस है ये जयपुर के अंदर प्रजामंडल में मनाया जाता है। और ये 1931 में 1931 में मनाया गया। और कृष्णा दिवस है ये मारवाड़ प्रजामंडल का है, कृष्णा दिवस है ये मारवाड़ प्रजामंडल का है। ये यहाँ पर गलत लिख दिया, 1931 है, 1931 कृष्णा दिवस है ये मारवाड़ प्रजामंडल का है। और ये है 1936 में। और बीरबल दिवस है ये बीकानेर में, बीकानेर में कब है? 1946। और विजय दिवस है ये है भरतपुर में। तो ये है बीकानेर तो है 1946 में। और भरतपुर में है जो विजय दिवस है ये 1945 में है। तो यहाँ पर ये ने इन सभी दिवसों को ये अपने को याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ?
चलिए बताइए, नीमड़ा का जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? चलिए सभी यहाँ पर इसका उत्तर दें। चलिए यहाँ पर बताइए क्या आएगा। अपने यहाँ पर एक तो नीमड़ा हो जाता है और एक होता है निमुचड़ा। नीमड़ा और निमुचड़ा तो दोनों ये एक जैसे ही है, इनको अपने को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, हैं? तो नीमड़ा है, ये एक हत्याकांड है, वो कब हुआ था? तो नीमड़ा हत्याकांड है ये 1923 ईस्वी में हुआ था, 1923 के अंदर। और ये निमुचड़ा है ये 1925 में हुआ था। निमुचड़ा 1925 के अंदर। ये अपने को याद रखना है क्योंकि दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। रामस्नेही संप्रदाय के किस संत का जन्म सोडा गांव में हुआ? क्या पूछा यहाँ पर है? रामस्नेही संप्रदाय के किस संत का जन्म है वो सोडा गांव में हुआ है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर रामशरण संप्रदाय है कि जो संत थे उनका जन्म है सोडा गांव में हुआ था, तो वो किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर आपका राइट होगा रामचरण जी। रामचरण जी, बी ऑप्शन राइट होगा। ये सोडा ये गांव है, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका टोंक में है, टोंक में है। रामचरण जी थे ये मुख्य पीठ के प्रवर्तक थे, मुख्य पीठ के प्रवर्तक थे। और ये कहाँ पर है? तो ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। यहाँ पर सुमलित करना है, एक तरफ आपका लोक देवता दिया गया है, दूसरे तरफ प्रमुख स्थान दिए गए हैं। तो इसके अंदर है देवनारायण जी है, महाजी मांगलिया है, हड़बू जी है, तल्लीनाथ जी है। चलिए इनको सुमलित कीजिए, क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर? चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें देव नारायण, ये है आसीद भीलवाड़ा, आसीद भीलवाड़ा। और ये बुड़ेल है, ठीक है। मेहाजी मांगड़िया, मेहाजी मांगड़िया की बात करें तो ये बापणी, मेहाजी मांगड़िया ये बापणी फलोदी, फलोदी में। और हड़बू जी, हड़बू जी की बात करें तो बुड़ेल, बुड़ेल नागौर में। और ये तल्लीनाथ जी पंचोटा, तो ये जालोर में, जालोर में। आसीद है ये भीलवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पर है अपने आंसर की बात करें तो यहाँ पर 4-2, 4-3-2-1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राम नारायण व सुल्तान खां का संबंध है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका। राम नारायण व सुल्तान खां है, उनका संबंध है, तो किससे है इनका संबंध? सारंगी, सितार, सरोद और पखावज। दोस्तों यहाँ पर बात करें सितार से तो सितार का है विश्व मोहन भट्ट से, सितार का संबंध है विश्व मोहन भट्ट से है। और पोखावज की बात करें तो इसका संबंध पुरुषोत्तम दास से है, पुरुषोत्तम दास से है। और यहाँ पर है सारंगी से बात करें तो सारंगी है राम नारायण व सुल्तान खां से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जोरावा गीत प्रसिद्ध है, तो बताइए जोराव जोराव जोरावा गीत है ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जोरावा गीत दोस्तों ये एक प्रकार का विरह गीत होता है, विरह गीत होता है। विरह मतलब दोस्तों याद में गाए जाने वाला गीत, याद में गाए जाने वाला गीत। ये गीत है कहाँ पर है? जैसलमेर में गाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? चलिए बताइए, राजस्थान में जो वन अधिनियम है वो किस वर्ष में लागू हुआ? तो किस वर्ष में अधिनियम है ये, किस वर्ष में लागू हुआ? चलिए बताइए यहाँ पर।
इस पर्सन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान वन अधिनियम है वो किस वर्ष में लागू हुआ था। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ पर अपने बात करें कि जो राजस्थान के अंदर जो वन्य विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी। राजस्थान में वन्य विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी, 1949-50 में हुई थी। 1949-50 में, और अधिनियम लागू हुआ था 1953 के अंदर। 1953 में ये अधिनियम है ये लागू हुआ था। राजस्थान वन्य अधिनियम है 1953 में। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, खिलार कहलाते हैं। तो खिलार है वो क्या कहलाते हैं, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आंसर की बात करें तो खिलार है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा रम्मत, रम्मत कलाकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर रम्मत कलाकार बीकानेर से संबंधित है। तो ये खिलार कलाकार का क्या कहलाते हैं, तो रम्मत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थापना वर्ष में सुमलित है। तो यहाँ पर स्थापना वर्ष के अनुसार जो असुमलित है वो अपने को बताना है। स्थापना वर्ष के अनुसार असुमलित है उसके बारे में अपने को बताना है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर एक दिया गया है जो बीचवाल केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान बीचवाल, या 2000 के अंदर दिया गया है। तो बीचवाल की जो स्थापना है 1993 में हुई थी, और इसका पूर्ण रूप से पूर्ण गठन हुआ था 2000 ईस्वी के अंदर। पूर्ण गठन है 2000 में हुआ था। तो ये केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। तो इसकी स्थापना 1982 में नहीं हुई थी। 1982 में नहीं हुई थी। ये सीटेट, ये जो पशु परचक का जो आया था उसके अंदर अपने पढ़ा था वहां पर। तो इसकी स्थापना है ये 1962 के अंदर हुई थी। 1982 के अंदर नहीं हुई थी। तो इसकी स्थापना है 1962 में हुई थी। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 1953, ये सही है। फिर केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर 1956, ये भी सही है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र 1962 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो जो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति का जो विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, उदयपुर में। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए सभी लगाइए, यहाँ पर राइट आंसर लगाइए सभी। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय है ये स्थापित करने है जो जोधपुर के अंदर स्थापित करना प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में जो सत्य कथन है उसके बारे में अपने को बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम्म यहाँ पर इस प्रश्न में लिखा है कि अनुच्छेद 2214 के तहत 29 अगस्त 2049 को राजस्थान का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। फिर है, शंकर देवनारायण समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जयपुर से जोधपुर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर अपना जो एक नंबर ऑप्शन है ये तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन केवल एक, ये तो अपना बिल्कुल सही है। शंकर देवराय समिति है तो केवल अपना राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं, वो भी पांचवें एकीकरण में पढ़ते हैं। फिर है जयपुर से जोधपुर स्थापित है।
तो जयपुर से जोधपुर स्थापित है, ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है। किसकी? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ था। हम्म तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संस्थानिक विन्यास है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना होती है, कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना है 18 जनवरी 1949 को होती है। इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 में होती है, 1999 में। और इसका ये क्रियाशील कब होती है? तो क्रियाशील होती है ये 23 मार्च 2000 ईस्वी को, 23 मार्च 2000 ईस्वी को होती है। और इनमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। और इसमें 3 और 70 हाईएस्ट अवधि होती है, हाईएस्ट अवधि होती है, 370 की हाईएस्ट अवधि होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए निम्न स्थानों के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर अपने को असंगत बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर है? तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जयपुर शहर है, जंतर मंतर है, केवला देव है। चलिए इनमें असंगत है वो कौन सा है? चलिए बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है 1985 है, जंतर मंतर 2010 है, जयपुर शहर परकोटा है 2019 और चित्तौड़ दुर्ग 2010। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ये चित्तौड़ दुर्ग है 2013। यहाँ पर 6 किलो को 2013 में शामिल किया जाता है, 2013 में 6 किलो को शामिल किया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस जिले में है? तो बताइए। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो कौन सी जिले में है? उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। हाँ चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो अपना राइट होगा बाड़मेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। तो अपना सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रजामंडलों के गठन का सही कालक्रम था। तो यहाँ पर जो प्रजामंडल का सही कालक्रम है वो अपने को यहाँ पर करना है। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर राइट होगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कुशलगढ़ प्रजामंडल है। तो ये कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 के अंदर है। और इसके बाद में है डूंगरपुर प्रजामंडल। तो इससे पहले एक प्रजामंडल है, वो है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, तो इसका हुआ था 1943 के अंदर, 1943 में। हाँ 43 में बांसवाड़ा प्रजामंडल। और उसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल है, ये हुआ 1944 में, डूंगरपुर 1944 के अंदर। फिर है झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल उससे पहले है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ये 1945 के अंदर, 45 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। और उसके बाद में है झालावाड़ प्रजामंडल, ये है 1946 में। तो यहाँ पर अपना आंसर ऑप्शन कौन सा राइट आ जाएगा? तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन आएगा 1 2 4 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रांकन किस चित्र शैली में किया गया है? चलिए बताओ। अजमेर, नागौर, बिढ़ाए, मसूदा। चलिए बताइए यहाँ पर सभी, यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका? हैं? तो दोस्तों वृद्धावस्था के चित्रों के बारे में नागौर शैली के अंदर दिया गया है। कौन सी? नागौर शैली के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है?
चलिए बताइए, भोगड़ी, कांटा, बलनी, तकमा। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहना जाता है? चलिए बताइए। तो सभी एक बार यहाँ पर लाइक जरूर कर दे। दोस्तों यहाँ पर आपको आभूषण का है पूरा कंप्लीट आपको करवाएंगे आभूषण के बारे में, और उसकी पूरी क्लास बनाएंगे, वो आपको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये तकमा है, तकमा आभूषण यहाँ पर राइट हो जाएगा। तकमा है ये आपके बाजू, बाजू के अंदर पहने जाने वाला ये आभूषण है। तो यहाँ पर है क्या, भोगड़ी है ये नाक की है, कांटा नाक में है, बलनी ये भी नाक की है। तो ये सभी और तो नाक की है, और तकमा है ये बाजू के अंदर पहने जाने वाला है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, पोकरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइए। राव अनूप सिंह, राव जेसल, राव मालदेव, रावल दुदा। चलिए बताइए यहाँ पर पोकरण दुर्ग का निर्माण है ये किसने करवाया था? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्योंकि दोस्तों ये पोकरण दुर्ग है ये धानवन श्रेणी के अंदर आता है, धानवन श्रेणी के अंदर आता है, और इसका निर्माण है वो राव मालदेव ने करवाया था। पोकरण दुर्ग का निर्माण है राव मालदेव ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, अली बख्शी ख्याल की रचना किस बोली में की गई है? दोस्तों ये आसान क्वेश्चन भी है, हैं? तो अली बख्शी ख्याल है ये कहाँ पर है? तो अगर आप इस तो इसका आप अलवर लगाते हो, अलवर में है तो मेवात लगा दें, मेवात लगा दें। तो अलवर का रस खान किसे कहते हैं? चलिए बताइए, अलवर का रस खान है ये किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है? और चलिए एक बार सभी यहाँ पर क्लास को लाइक कर दीजिए। ये है अली बख्श खान है, इसकी रचना है अहिरवाटी, बूंदी में इसकी रचना की गई थी। अहिरवाटी बूंदी के अंदर इसकी रचना की गई थी। और अलवर का रस खान है वो किसको, संत अली बख्श को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमलनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई है? चलिए बताइए, कमलनाथ पर्वत की चोटी है उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1051 मीटर, 1001 मीटर, 1183 मीटर, 1151 मीटर। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए सभी फटाफट बताइए यहाँ पर। चलिए बताइए दोस्तों, ये कमलनाथ पर्वत है ये कहाँ पर है, कौन से जिले के अंदर है ये? तो इसकी ऊंचाई है वो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक यहाँ पर अपने पढ़ते हैं ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऋषिकेश पढ़ते हैं, तो ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है? चोटी की ऊंचाई है ये कितनी है? और ये कमलनाथ है ये उदयपुर के अंदर है, कमलनाथ है ये उदयपुर के अंदर है। और ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई है वो 1017 मीटर है, 1017 मीटर है। और कमलनाथ पर्वत की ऊंचाई है वो 1001 मीटर ऊंची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है? दोस्तों ये मावट की वर्षा होती है वो मानसून कौन सा होता है? मावट की वर्षा होती है वो मानसून कौन सा होता है? तो ये मावट की जो वर्षा है ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, भूमध्य सागरीय। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमलित करना है रणथंभ। चलिए दोस्तों बताइए कि ताल छापरा जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापरा ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी, तो बताइए। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये आपका है कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ताल छापरा ये है चूरू के अंदर। और ये
फुलवारी की नाल उदयपुर में, बंद बारेट है ये भरतपुर के अंदर है। ये ताल छापरा है ये कृष्ण मृग के लिए, कारण काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है ताल छापरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो बताएं काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो किस जिले से होता है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, बारा। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइए। तो काली सिंध का उद्गम है ये सवाई माधोपुर के राजपुरा गांव से निकलती है। सवाई माधोपुर जिला के राजपुरा गांव से निकलती है। काली सिंध नदी का उद्गम है सवाई माधोपुर के राजपुरा गांव से। हैं ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत है वो कौन सा है वो बताना है आपको। चलिए बताइए। बाकड़ी है, पांचना है, पुलगार है, फूल सागर और माधो सागर। चलिए बताइए इनमें असंगत है वो कौन सा है। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ बात करें अपने बाकड़ी, बाकड़ी है जालोर, जालोर में, पांचना है करौली में, और माधो सागर है ये है दौसा में, दौसा में। और ये पांचना है ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, पांचना है मिट्टी से बना हुआ बांध है। और ये फूल सागर ये अपना राइट होगा, फूल सागर है ये अपने बूंदी में है, फूल सागर है बूंदी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? तो राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो कौन सी जिले के अंदर है? बांसवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, अलवर। चलिए दोस्तों बताइए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ पर है? चलिए बताइए इनका दोनों का आंसर बताइए क्या होगा आपका। क्या होगा? सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी दोनों का पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शहरी क्या होगा? जयपुर के अंदर है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में है, और ग्रामीण की है वो भी जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो भी जयपुर में है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो बताएं राजपूतों को वैदिकों की आर्य की संतान है वो किसने कहा? चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पर दशरथ शर्मा है, सीवी वैद्य है, गोपीनाथ शर्मा है, गौरी शंकर है, हीराचंद ओझा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। हाँ दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर है जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और इन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा था। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? तो चलिए बताइए राणा सांगा के पिता का नाम है वो क्या था? महाराणा छेतर सिंह है, महाराणा तेज सिंह है, महाराणा रायमल और राणा मोक्कल। तो बताएं राणा सांगा के पिता का नाम है वो क्या था? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका। हम्म और सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके आप क्लास को लास्ट तक देखें, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर रोज लेके आते हैं। दोस्तों छेतर सिंह को खेता सिंह भी कहा जाता है, इनको छेतर सिंह को खेता सिंह भी कहा जाता है। राणा सांगा के पिता का नाम है वो आपका था रायमल, रायमल, महाराणा रायमल था। और जो महाराणा रायमल है ये किनके
किनके पुत्र थे? ये महात्मा, ये कुंभा के पुत्र थे। कुंभा के दो पुत्र थे, उद्दा और रायमल। उद्दा और रायमल। और रायमल के थे, रायमल का था सांगा। रायमल का पुत्र था सांगा। और सांगा का था, एक था रतन सिंह। रतन सिंह, विक्रमादित्य और बलवीर। और बलवीर था है। तो राणा सांगा का जो समय था वो क्या था? राणा सांगा का समय था, वो था 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। 1509 से 1528 ईस्वी था। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर यहाँ पर अपना सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अपने को असंगत है वो बताना है। शासक है और उपाधि है, तो इनमें जो असंगत है उनके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन है ये। गज सिंह है, ये होगा दलते वन उपाधि दी गई है। और फिर सूर सिंह है, राजपुताने का भागीरथ। तो सूर सिंह को तो स्वाई राजा की उपाधि दी जाती है। राजा स्वाई सिंह की उपाधि दी जाती है। चलिए बताइए उपाधि किसने दी थी, ये बताएं सब। बता सकते हैं किसने उपाधि दी थी? चलिए ये बताइए। फिर है करण सिंह है, जागलधर बादशाह है। फिर राव लुणकरण, ये कलयुग का करण है। हम्म तो राजपूतों का भागीरथ है, ये किसको कहा है? ये गंगा सिंह को। गंगा सिंह को। और एक प्रश्न और यहाँ पर है आपके आ सकता है कि अगर प्रश्न आ जाए कि राजपूतों का कर्ण किसे कहा गया? राजपुतानों का कर्ण किसे कहा जाता है? हम्म तो इसको सूर सिंह को उपाधि थी अकबर ने। अकबर ने दी थी उपाधि। सूर सिंह को अकबर ने उपाधि दी थी। और राजपूतों का कर्ण है, ये किसने उपाधि दी थी? तो वो थी राय सिंह। राय सिंह ने उपाधि दी थी। हम्म राय सिंह ने, राजपूतों का कर्ण है, ये राय सिंह ने उपाधि दी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? अब तक आपको याद हो गया दोस्तों कि ये राजस्थान की पहली मिल्स लिमिटेड कौन से क्षेत्र की है? कौन से क्षेत्र की है बताना है आपको। कौन से, तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो 1937 में हुई थी। चुकंदर से चीनी बनाने का काम है जो इस मिल्स लिमिटेड ने कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? वो था 1968 के अंदर शुरू किया गया था। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स लिमिटेड है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स लिमिटेड है, ये शुगर बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न संगठनों की स्थापना का सही कालक्रम है। तो जो संगठन दिए गए हैं तो इनका सही कालक्रम बताना है आपको। मारवाड़ प्रजामंडल, जाट किसान सुधार सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा आपका। चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में तो आप जरूर बता दोगे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1934 के अंदर। फिर है जाट किसान सुधार धारक सभा, इसकी हुई थी 1938 में। फिर मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना है 1918 के अंदर। 1918 में मरुधरा मित्र हितकारी सभा की स्थापना हुई। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा, 312। तो सी ऑप्शन को राइट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? चलिए बताइए कि बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था?
चलिए उत्तर बताइए इसका फटाफट, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या आएगा। तो ये आपने पढ़ा है वास का युद्ध है, पढ़ा है आपने चेलावास का युद्ध। हम्म। तो ये जो बिथोड़ा का युद्ध है ये कब हुआ था, चलिए बताइए। तो यहाँ पर बिथोड़ा का युद्ध है ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था, और यहाँ पर 1858 लिखा गया है? और ध्यान रखना है यहाँ पर। हम्म। और ये चेलावास का युद्ध है ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। इसको गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है, गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।